आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं सर? उम्मीद है कि टंच होंगे। और लेकिन आज जो है ना आपका क्लास में दूंगा ना, आज केमिस्ट्री का जब क्लास आपके खोपड़ी में जाएगा ना तो पता है क्या होगा, सीधे आप सरकारी कॉलेज में जाकर के रुकिएगा। आपका रास्ता कहीं नहीं भटकेगा सर। सीधे एग्जाम सेंटर से जब निकलिएगा एग्जाम दे करके तो सीधे आपका सपना होगा कि अब मुझे डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है, अब आपका सिलेक्शन हो चुका है, बस आपको अब सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है। तू कह रहा होगा अरे मास्टर बा तू बड़ा लंबा लंबा फेंक रहा है। देखिए सर, बात ये है ना कि आज की क्लास को जब तुम देखोगे ना तो तुम लंबा लंबा फेंकना चालू कर दोगे, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आ जाएगा ना कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। और आज की क्लास जो होगा सबसे झकास क्लास होगा, है ना? क्या बोलेंगे? झकास क्लास होगा, ठीक ना? देखिए सबसे पहली बात है ना कि आज जो आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है वो सारे के सारे लाजवाब क्वेश्चन है सर। वो हकीकत यही है कि जब आप इसको देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक ना? क्योंकि जो ये आज का जो क्लास है ना वो लगभग आपको 20 से प्लस ही क्वेश्चन करवाऊंगा सर, ठीक ना? और वो सारे के सारे क्वेश्चन कैसा है बोले तो एकदम झक्कास है, ठीक ना सर? देखिए सबसे पहली बात है ना कि पहला क्वेश्चन से आपको मुलाकातें करवाते हैं। इससे पहले कि जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना? क्योंकि सर हर गरीब के घर तक शिक्षा मुक्त पहुंचे और एकदम दिलों खोल के पहुंचे सर, ठीक ना? कोई मोह माया नहीं, कोई प्रमोशन नहीं कि मेरा पेड कोर्स उन्हें बिक रहा है, मेरा पेड कोर्स इन्हें बिक रहा है। जरा पेड कोर्स खरीदना है वो इसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, यहाँ से खरीद लो। लेकिन सर कोई मोह माया नहीं, जितना पेड कोर्स में मेहनत करते हैं ना उससे 4 गुना मैं फ्री शिक्षा देने के लिए मेहनत करूंगा सर, क्योंकि मुझे यूट्यूब इतना पैसा दे देता है जितना से मेरा पेट चल जाता है, मेरा घर परिवार चल जाएगा, ठीक ना? अभी परिवार है कौन? माता पिता है ना, जो ना शादी होगा देखा जाएगा। आइए सर, तो यही बात है, ठीक ना? तो आज की क्लास को करता हूं शुरुआत। और एक बात और है कि इसका पीडीएफ चाहिए आप लोगों को। क्या चाहिए? पीडीएफ। क्योंकि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उतना तो लिख नहीं पाइएगा, क्योंकि आपका एग्जाम अब नज़दीक आ चुका है। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा सर। यहाँ पर आपको टेलीग्राम दिखाई दे रहा होगा @संदीप7295, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, सीधे लिंक से आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक ना? और एक सबसे महंगी बात यह है ना कि प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है सर कि मेरा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का सारे क्लासेस देख लो जितना मैंने YouTube पे दिया। उसके लिए आपको कैसे देखना पड़ेगा सारा वीडियो? तो YouTube के प्ले स्टोर में जाना, ठीक ना? YouTube के प्ले लिस्ट में जाना, वहां पे पॉलिटेक्निक मैथ करके एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, पॉलिटेक्निक फिजिक्स करके एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री करके एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक ना? वहां पे आपको सारे वीडियो मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया होगा, ठीक ना? चलिए आइए, कहता है ना सर एक नंबर क्वेश्चन किनारे बना। आइए सर देखिए, कहता है ना क्या, कहाँ गया? CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, अच्छा होती है कितनी? देखो सबसे पहला क्वेश्चन, और एकदम क्वेश्चन क्या है, हल्का है सर, ठीक ना? और लेकिन सारा का सारा क्वेश्चन धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल सब बढ़ता जाएगा, और लास्ट में जो सब क्वेश्चन है ना वो बड़ा मजेदार है। क्या कहता है? CO2 के अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? अच्छा CO2 के अणु में, इसके क्या? तो इसके अणु में बोला क्या? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। गौर करना, हमसे क्या पूछा? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा, जब आपसे पूछे CO2 के अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या आपसे पूछे कि H2O में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या आपसे पूछे H2SO4 में कुल अणुओं की संख्या, क्या होगा? तो क्या इसका निकाल दीजिएगा, और जब इसका निकालने की बारी आएगा तो कान पढ़ के 10 बार उठ बैठ कर दीजिएगा ना रे बाबा ना। इसका निकालने के लिए कहेगा जितना आसान इसका निकालना है उतना ही आसान इसका निकालना, उतना ही आसान इसका भी निकालना है, और उतना ही आसान पूरा केमिस्ट्री के कोई भी कंपाउंड हो उसका कुल इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ठीक ना? देखिए क्या करिएगा, कुछ नहीं करना है, शांत से बैठना है और सभी दोस्तों के पास शेयर करना है। हमसे क्या पूछा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। थोड़ा सा गौर करिएगा, ये CO2 है। अच्छा, कार्बन में कै नंबर पे आता है? तो 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम,
4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन। अच्छा 6 नंबर पे क्या आता है? कार्बन, तो यहाँ पर 6 लिख दो। परमाणु संख्या याद होगा ना, अब यहाँ पर देखो प्लस देना। अच्छा ऑक्सीजन कै नंबर पे आता है? तो 8 नंबर पे ऑक्सीजन आता है, ठीक है। देखो 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन। 8 नंबर पे ऑक्सीजन आता है और इसमें 2 है यहाँ पे गुना में, इसको 2 गुना में कर दो, ठीक ना। यानी कितना हो जाएगा? 6 और 2 कितना? 16। 16 6 कितना रे बबुआ? तो 16 6 22। देख तो ऑप्शन में 22 दे रहा होगा, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आइए सर, अगर इसका पूछे H2O का, अच्छा हाइड्रोजन कै नंबर पे आता है? तो 1 नंबर पे हाइड्रोजन आता है, इसके गुना में कितना है? 2 है प्लस। ऑक्सीजन कै नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है, कितना हो गया? 2 और ये कितना हो गया? 8 और कितना हो गया? 10 आंसर। आइए अगला 2 नंबर क्वेश्चन का आता है ना कि परमाणु संख्या का आविष्कार किया था। ये रे भाई, ए रे भाई कमेंट करनो रे भाई। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो बड़ा गजब है सर। इससे तो मुझे लगता है ना कि सर मैं शादी कर लूँ। अगर शादी करने लायक अगर ये होता ना क्वेश्चन तो पक्का मैं इससे शादी कर लेता सर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना बड़ा गजब है सर। देखो ना ये क्वेश्चन जो है ना वो बड़ा गजब है, तभी तो कहोगे कि प्यार करूँगा सिर्फ संडे को। अब बाकी दिन क्या करेंगे? तो बाकी दिन केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स पढ़ेंगे। हाँ देखो सर, जिनका जिनका गर्लफ्रेंड है तो छोड़ना बड़ा मुश्किल है चला, लेकिन सर बोल देना कि सिर्फ संडे को बात करेंगे बस 1 साल, फिर जब सिलेक्शन हो जाएगा तब तो ज़िंदगी भर ऐश करेंगे, ठीक ना। आइए कहते हैं परमाणु संख्या का आविष्कार किया था किसने? ए नंबर ऑप्शन में क्या है? चैडविक ने, है ना, चैडविक ने। बी नंबर में ऑप्शन है मोसले। देखो सर, देखो 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 रे बबुआ, मोसले ने। अच्छा सी नंबर में ऑप्शन क्या है? तो सी नंबर में आपका है, अच्छा रुक जाओ, अच्छा लो यहीं लिख देते हैं। सी नंबर में आपका क्या है? तो गोल्ड अस्टिन, है ना, गोल्ड अस्टिन आइएगा। डी नंबर में ऑप्शन क्या है? तो डी नंबर में रदरफोर्ड, है ना, रदरफोर्ड आइएगा, फोर्ड ने आइएगा। अब थोड़ा सा गौर करिएगा सर, कहता है क्या परमाणु संख्या का आविष्कार किया था किसने? तो देखिए चैडविक ने जो है ना वो आपको न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो चैडविक ने। किसने किया था? चैडविक ने। किसने किया था? चैडविक ने। तो मेरे साथ एक बार बोलिएगा, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? चैडविक ने। आइएगा अगर बोलेगा ना गोल्ड अस्टिन, तो गोल्ड अस्टिन जो है ना वो प्रोटॉन का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? तो प्रोटॉन का आविष्कार किया था, ठीक ना। गोल्ड अस्टिन ने किसका आविष्कार किया था? प्रोटॉन का। अगर बोलेगा रडर फोर्ड का, तो उन्होंने नाभिक का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? नाभिक का, ठीक ना। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, कहा रहा था कि परमाणु संख्या का आविष्कार किसने किया? तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन चल गया खोपचा में। एक ऑप्शन, अगर ऑप्शन नंबर 1 का बात करेगा चैडविक ने, तो चैडविक जो है वो न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था। गोल्ड अस्टिन ने प्रोटॉन का आविष्कार किया था। रदरफोर्ड ने नाभिक का आविष्कार किया था। अगर बात करेगा मोसले का, तो मोसले ने परमाणु संख्या का आविष्कार किया था। तो परमाणु संख्या का आविष्कार किसने किया था? तो मोसले ने किया था। अच्छा नाभिक का, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो चैडविक ने किया था। प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था? गोल्ड अस्टिन ने किया था। नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। अच्छा मोसले ने किसका आविष्कार किया था? परमाणु संख्या का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन मोसले को कभी कभी मोसले ना लिख करके अगर मौसा का नाम लिखेगा, मनेकरे नाम लिखेगा, अच्छा मोसले रहने तो ज़्यादा दिमाग घुमाएंगे तो तोरा के कंफ्यूज होगा, ठीक ना। आइएगा अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ना किसी तत्व का परमाणु भार 19। अच्छा कोई एक तत्व है ना, कहता है कोई एक आदमी है जो बड़ा मजाकिया टाइप करके पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाता है तो दिल में जाता है और फिर वही एग्जाम में आता है। तो वो तो कोई इंसान है ना है जी है ना। तो इसी प्रकार से ये है, कह रहा है किसी तत्व का परमाणु भार, कोई एगो तत्व है जिसका परमाणु भार 19 है। परमाणु के द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होगी। अच्छा अरे रे बब्बर देखो देखो दे तू, द्वितीय कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। हाँ क्वेश्चन तो कुछ और ही बोला था, द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी
यही ना पूछा है ना रे बाबा ना। द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ हम देखो हम बता दे रहे हैं, ठीक ना। क्वेश्चन ठीक है लग रहा है। कहाँ गया इसको मिटाने वाला? बार बार कहते हैं कि टाइपिंग ठीक से किया कीजिए, वरना बुक निकालिए। बुक में देखिए तो क्वेश्चन हमको लग रहा है वहाँ पे 9 होगा। देखिए ना, निकालिए ना वो बोला गाइडवा से था। गाइड इसने गाइड भी दिए थे, देखिए। आइए, अच्छा ये 9 ही है, रहने दीजिए ना। कहता है किसी तत्व का परमाणु भार 19 है। अच्छा कोई एगो तत्व है, ठीक ना। अब सोचिएगा, कोई एगो तत्व है जिसका परमाणु भार कितना 19। अच्छा कौन कौन बताएगा कि कोई एक तत्व है जिसका परमाणु भार कितना है 19 है। इसका मतलब इसी को हम लोग कहते हैं परमाणु द्रव्यमान, ठीक ना। परमाणु द्रव्यमान कहे या फिर तो कहे भार। अब सोचना कि परमाणु द्रव्यमान 19 है तो वो किसका होगा? अच्छा 8 नंबर में ऑक्सीजन 9 न्यूट्रॉन 10 सॉरी 9 नियॉन 10 सॉरी 9 कितना होता है? 1 हाइड्रोजन 2 हीलियम 3 लिथियम 4 बेरिलियम 5 ब्रोंज 6 कार्बन 7 नाइट्रोजन 8 ऑक्सीजन 9 फ्लोरीन। अच्छा आप देखना ये फ्लोरीन का है, ठीक ना। अच्छा 9 दूनी 18 1 19, ठीक है बिल्कुल राइट जवाब। हमसे पूछा द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होगी। देखो अगर आपसे पूछा प्रोटॉन या फिर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, या आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन, पूछे प्रोटॉन चाहे पूछे इलेक्ट्रॉन, बात बराबर, ठीक ना। तो हमसे क्या पूछा? प्रोटॉन। क्या पूछा? द्वितीय कक्षा में। अच्छा द्वितीय कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 9 इलेक्ट्रॉन है। अरे हाँ 9 इलेक्ट्रॉन होगा, क्वेश्चन सुधार लेना। द्वितीय कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन कितना होगा? 9 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। अरे इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, क्वेश्चन सुधार लो। यहाँ पर होगा क्वेश्चन किसी तत्व का परमाणु भार 19, परमाणु के द्रव्यमान कक्षा द्वितीय कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन है। द्वितीय कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन है तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होगी। थोड़ा सा गौर कर लो। देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन का क्या होता है? बराबर होता है। तो दकार आता कि इलेक्ट्रॉन 9 है तो प्रोटॉन भी कितना होगा? 9 होगा। आइएगा, नहीं समझा। देखो जैसे यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन 8 नंबर में ऑक्सीजन होता है, इसका परमाणु भार कितना होता है? 8 16। तो ये वाला जो 8 है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और यही 8 जो है वो प्रोटॉन भी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन है और ये 8 ही प्रोटॉन है। और ये वाला क्या है? परमाणु भार। अगर न्यूट्रॉन पूछेगा तो ऊपर वाला में से नीचे को घटा देंगे, 16 - 8 कर देंगे, 8 हो जाएगा न्यूट्रॉन। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। आइए अगला कहता है ना कि प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है। अच्छा प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश पे होता है। देखो यहाँ पे गौर करना, थोड़ी सी गौर करना। क्वेश्चन देखो जो अभी मैं पढ़ा रहा था वही क्वेश्चन है। इसको तो हमको लग रहा है आप लोग कमेंट करना चाहिए सर। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए। अभी जस्ट मैंने यहाँ पे पढ़ाया हूँ सर, अभी जस्ट मैं यहाँ पे लिखाया हूँ अभी जस्ट मैं बताया हूँ कि ये दोनों क्या होता है? एक दूसरे का है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। क्या होता है रे? अरे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है, बड़ा होता है। क्या होता है? जस्ट मैं आपको पढ़ाया हूं। तो यही पे बोला है कि प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है। अच्छा प्रोटॉन पे अभी जस्ट पढ़ाया हूं कि प्रोटॉन पे जो होता है वो आपको पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक ना। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है सर? तो वो आपको नेगेटिव चार्ज होता है। आइएगा, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज कहे तो धनावेश, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज कहे तो ऋणावेश। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का क्या होता है जी? तो समान होता है जी। समान कहे तो क्या होता है जी? बराबर होता है जी, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन होता है, ठीक ना। जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, मतलब समान होगा। आइएगा अगला क्वेश्चन नंबर कहता है ना सर, थोड़ी सी गौर करना। अगला वाला क्वेश्चन में अब हो तो खतरा। हाँ अगला जो है ना वो खतरों के खिलाड़ी है। तभी तो कहते हैं कि जब से तुझको देखा हूँ तो ना तो खाना पीना खाता हूँ, ना तो पढ़ता हूँ, ना तो खेलता हूँ, सिर्फ तेरे यादों में रहता हूँ। आइए देखो सर, कहता है ना अगला क्वेश्चन, थोड़ी सी गौर करना। मेरे गाना पे मत गौर करिएगा, ठीक ना। गौर करना है तो इतना देर में दूसरे चीज़ पे गौर करिए।
आइए एक बात और है सर, ठीक ना, थोड़ी सी एक बात और बता देना चाहते हैं, धंधा की तरफ काम कर लेते हैं, ठीक ना। जो भी लोग, मैं बार बार इस बात को रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, यूपी पॉलिटेक्निक में मेरा सत्ता मतलब क्या ना कि मैंने हिला के रख दिया मेरा बच्चा लोग सब ना, ठीक ना। इतना कॉल, इतना मैसेज कि मैं क्या बताऊं सर। देखो एक बात और बता देना चाहता हूं आप सबको कि ये वाला जो 900 गेस सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है ना, जहां पे मैं वादा करता हूं सर कि 40% क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में रहेगा, 40% क्वेश्चन, यही 900 क्वेश्चन के पैटर्न तो दूर की बात है सर, यही 900 क्वेश्चन के अंदर रहेगा, ये मैं वादा करता हूं सर। और पैटर्न की अगर बात करेगा ना तो आपका टोटल क्वेश्चन ये 900 गेस क्वेश्चन के पैटर्न पर ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार कि खरीद लीजिए। इसका प्राइस पहले 100 रुपया था तीनों का, मैंने उसे काट करके मैंने मात्र 60 रुपया कर दिया। अब नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे? अगर अभी गर्लफ्रेंड गिफ्ट मांगेगा तो तुरंत जाके 1000 का गिफ्ट दे देगा, बेवकूफ़। अब भविष्य नहीं बना सकता है, फिर वही गर्लफ्रेंड तुझे छोड़कर भाग जाएगी जब तू पैसा नहीं कमाएगा भविष्य में। तो इसके लिए सर पैसा कमाने के लिए मैं आपको एक औजार दे रहा हूँ, उस औजार को खरीद लो, ठीक ना। तो इसका प्राइस 60 रुपया, खरीद लो। उसको खरीदने के लिए आपको यहाँ पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, चमक रहा होगा, झलक रहा होगा, उस नंबर पे 90 वाला नंबर पे आपको 60 रुपया पेमेंट कर देना है ऑनलाइन, पे फोन, गूगल पे, पेटीएम। और वही नंबर, वही व्हाट्सअप नंबर पे, वो व्हाट्सअप नंबर भी उस पर है, ठीक ना, वही व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए। आपके पास मिनट भर में पीडीएफ फाइल सेंड कर देंगे, उस पीडीएफ को आप कहीं दुकानदार से निकलवा लीजिएगा, अन्यथा आप वैसा ही पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। दूसरी बात ये है ना सर कि लोग उस पर कॉल करता है, कॉल मत कीजिएगा, वरना ज़्यादा फालतू का मैसेज भी मत कीजिएगा, वरना ब्लॉक हो जाइएगा सर। इसमें मेरी मजबूरी है सर, क्योंकि मेरे पास टीम अभी छोटी है, ठीक ना, सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है एक ही इंसान के थ्रू, ठीक ना। तो ज़्यादा काम के लिए मैं मैसेज करिए सर, क्यों फालतू की चीज़ों की मैसेज करिएगा, ठीक ना। आप लोग तो समझदार रहिए, हमको तो पता है। आइएगा, कहता है ना कि 90, अच्छा देखो एकदम, देखो 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 चिल्ला, देखो रे, देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना। कहता है ऐसे बीटा कण उत्सर्जित होने पर, अच्छा इसको कौन कौन बताएगा? बीटा कण उत्सर्जित होने पे सच्चा दिल से कमेंट करना कि इसको कौन कौन इसको बना देगा। बीटा कण उत्सर्जित होने पर देखो यहाँ पे गौर करना, होने पर आवेश का होता है, अच्छा क्या बीटा कण होने पर प्राप्त पदार्थ, अच्छा पदार्थ, प्राप्त पदार्थ होगा। देखिए इसको कौन कौन लोग सच्चा दिल से कमेंट करिएगा। देखो जब कहेगा बीटा कौन, जब कहेगा लीटा कौन, जब कहेगा बीटा कौन तब कहेंगे संदीप कुमार को याद करेंगे, हाँ। जब कहेगा बीटा कौन तब संदीप कुमार को क्या करेंगे? याद करेंगे। तो सबको हमको पता है कि तो सबको जरूरत है पर तो याद करेगा। देखो जब कहेगा ना बीटा कौन तब आप निकालिएगा परमाणु। जब बीटा कण उत्सर्जित होगा ना तो ऐसे केस में जब परमाणु भार निकालिएगा ना, बीटा कण उत्सर्जित होने पे निकलने, उत्सर्जित मतलब निकलने, ठीक ना, उत्सर्जित मतलब समझिएगा निकलने पे, ठीक ना। बीटा कण उत्सर्जित होने पे, अगर बीटा कण उत्सर्जित हो रहा है तो ऐसे केस में परमाणु क्रमांक जब निकालिएगा, परमाणु क्रमांक का है ना तो परमाणु संख्या, ठीक ना, परमाणु क्रमांक जब निकालिएगा ना, जब अगर बीटा कण उत्सर्जित हो रहा है और निकालिएगा परमाणु क्रमांक, तो ऐसे केस में यही वाला नीचे वाला जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन कहलाता है और प्रोटॉन कहलाता है। आपको भी जस्ट मैं आपको पढ़ाया हूँ कि ये वाला जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का भी वैल्यू होता है, प्रोटॉन का भी वैल्यू होता है। अगर आपको निकालना है परमाणु क्रमांक कब, जब बीटा कण उत्सर्जित हो रहा है तब। जब आपको निकालना है परमाणु क्रमांक हो रहा है बीटा कण उत्सर्जित, परमाणु क्रमांक है तो परमाणु संख्या रे बकलुला, हाँ। जब बीटा कण उत्सर्जित हो रहा है तो ऐसे केस में परमाणु क्रमांक जब निकालने के लिए बोलेगा तो ये 90 नहीं होगा, ये 90 नहीं होगा, ये 90 में से एक आपको जोड़ना पड़ेगा, ये 90 में से एक जोड़िएगा तो 91। अब जो इसका परमाणु क्रमांक है वो रियल परमाणु क्रमांक बीटा कण उत्सर्जित होने पे कितना होगा? 91 होगा, हाँ। जब बीटा कण उत्सर्जित होगा तो ऐसे केस में परमाणु क्रमांक निकालने के लिए पहले वाले परमाणु क्रमांक में एक को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, हाँ। जब बीटा कण उत्सर्जित होगा तो पहले वाले परमाणु क्रमांक में नया वाला परमाणु क्रमांक जब निकालेंगे तो उसमें एक क्या करेंगे? जोड़ेंगे। पहले वाले में एक जोड़ेंगे तो नया वाला परमाणु का क्रमांक निकल जाएगा कब? जब बीटा कण उत्सर्जित होगा तब, ठीक ना। आइएगा, अगर इसी में कहेगा परमाणु भार निकालने के लिए,
परमाणु भार जब निकालने के लिए बोलेगा तब क्या करिएगा, 5 बार उठ बैठ करिएगा। सामने में गर्लफ्रेंड रहेगी, मार देगी पड़ाक से ना। देखो आइएगा, जब परमाणु भार निकालने के लिए आपको बोलेगा ना, तो परमाणु भार में बीटा कण जब उत्सर्जित होता है तो परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, जब बीटा कण उत्सर्जित होता है तो परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं। जब बीटा कण उत्सर्जित होता है तो परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब ये अपरिवर्तित रह जाता है। परमाणु भार हो जाएगा आपका 234 ही हो जाएगा, ठीक ना, 234 ही हो जाएगा, यानी परमाणु भार कितना हो जाएगा, 234 ही रह जाएगा, ठीक ना। तो अब जो नया वाला परमाणु क्रमांक आया है वो कितना आया है, 91,234। अब ये ऑप्शन में खोज लो कहां पर है, आइएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर बी होगा रे, देख लो बी में है, कहाँ पे, 91 और 234 बी में ही है, यानी 91 और कितना 234, देख लेना कहाँ पे है। आइए अगला कहता है ना कि 92U238 से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर, अच्छा यहाँ पे हुआ बीटा कण उत्सर्जित, तब हम लोग का परमाणु क्रमांक में 1 का वृद्धि और परमाणु भार में कोई वृद्धि नहीं। लेकिन अगर हो रहा है कौन सा कण, अल्फा कण उत्सर्जित, तो ऐसे केस में क्या होगा, अल्फा कण उत्सर्जित होने पर नए तत्व का परमाणु क्रमांक परमाणु भार क्रमशः होगा। अच्छा, जब अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो नया तत्व जो बनेगा उसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक में क्या परिवर्तन होगा, वही कमेंट करना है। तो जिनको जिनको पता है वो आपकी गर्लफ्रेंड का कसम चला कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, है ना सर। एक बार जय इंडिया लिख करके कमेंट कर दो मेरे दोस्त, इंडिया से कर लो प्यार, है ना, तभी तो होगा आपकी गर्लफ्रेंड से प्यार, मुझे नहीं, वो आपको प्यार होगा, ठीक ना। आइए देखो, शादी हम ही कराएंगे तो सबका, ठीक ना। अरे बेवकूफ़, हम पढ़ाएंगे तो शादी कौन कराएगा, हम पढ़ाएंगे, हम नौकरी लगवाएंगे तो शादी कौन कराएगा। हाँ हाँ, तो सबको तिलक में जो इंक्रीज होगा ना दहेज में, वो कौन कराएगा। हाँ, इसलिए तुम लोग 50% शेयर दे देना, ठीक। नंबर भेज दें, कॉल करिए, हाँ नंबर कमेंट बॉक्स अथी में होगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, इस पर भेज देना, पे फोन गूगल पे सब चलता है। आइए कहता है ना सर, इस पे कहता है अल्फा कण उत्सर्जित होने पे नया वाला परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में क्या परिवर्तन होगा। ये कितना है, 92 है, ठीक ना, ये 238 है। कह रहा अल्फा कण होने पर, देखिए अल्फा कण का जब उत्सर्जन होगा ना, तो ऐसे केस में जब आप परमाणु क्रमांक निकालिएगा ना, जब परमाणु क्रमांक निकालिएगा ना, जब परमाणु क्रमांक निकालिएगा, परमाणु भार निकालिएगा ना, आएगा। देखिए जब अल्फा कण उत्सर्जित होगा ना, अल्फा कण निकलेगा, जब अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो परमाणु भार और परमाणु क्रमांक में क्या परिवर्तन होगा। जब अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो परमाणु क्रमांक में 2 का क्या होगा, माइनस होगा, ठीक ना सर, 2 का क्या होगा, माइनस। जब अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो परमाणु क्रमांक में 2 का क्या होगा, माइनस। एक बार मेरे साथ बोलो, जब अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो परमाणु क्रमांक में 2 का क्या होगा, माइनस। जब अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो परमाणु क्रमांक में 2 का क्या होगा, माइनस, यानी इसका ओरिजिनल परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 90। अब आएगा परमाणु भार में क्या होगा, तो परमाणु भार में 4 का कमी होगा, ठीक ना, यानी 238 माइनस 4 यानी कितना हो गया, 234, ठीक ना, 234। ओके, 300 का लिखा जा रहा है तू। आइएगा, किसी प्रकार की दिक्कत। अब देखो फिर से एक बार मेरी बात को सुनने का कोशिश करो कि जब कहेगा परमाणु क्रमांक अल्फा कण उत्सर्जित होने के बाद तो 2 की कमी, परमाणु भार में 4 की कमी। तो जब अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो परमाणु भार में 2 की कमी, मतलब 2 माइनस होगा, परमाणु क्रमांक में 2 माइनस होगा, परमाणु भार में 4 माइनस होगा। जब अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो ऐसे केस में परमाणु क्रमांक में 2 का माइनस, परमाणु भार में 4 का माइनस, ठीक ना। जब अल्फा कण उत्सर्जित होगा तब परमाणु क्रमांक में 2 का माइनस, परमाणु भार में 4 का माइनस, ठीक ना। आओ यहां तक कंप्लीट। अगर कंप्लीट है तब मैं आपको अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ाता हूं सर, ठीक ना।
आइए, कहता है एक तत्व का परमाणु भार 24 है तथा इसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है, उसके संयोजकता होगी। देखो सर थोड़ी सी गौर करना, संयोजकता वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। इसको मिटाने दो तभी तो कहोगे कि जैसे जैसे तेरे बिना अब जीना हो गया मुश्किल, ले 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 ले। देखो 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 आया कौन, देखो 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 आया कौन, कौन आया रे, क्वेश्चन आया क्वेश्चन। कहता एक तत्व का परमाणु भार, हाँ देखो तुम ताली बजाओ, मारो यहाँ पे बॉडी में मारो, टंच रहो, ठीक ना। कहता एक तत्व, अरे भाई देखो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ने के बाद बच्चा थोड़ा सा बोरिंग फील करता है, इसलिए तुम मौज करते पढ़ो चला। हाँ जिंदगी में कुछ है जी, संघर्ष तो सब दिन करना है, उतार चढ़ाव तो जिंदगी में सब दिन आता रहता है, कभी जीने का अंदाज मत बदलना चला। हाँ परिस्थिति आते रहती है, ठीक ना, इसलिए अपने आप को कभी बदलना मत, ठीक ना। परिस्थिति से लड़ना सीखो। कौन ऐसा दिन है किसको परिस्थिति नहीं आता है? अंबानी के घर में परिस्थिति नहीं आता है, उसके इतना टेंशन में कोई नहीं रहता है। हाँ तो परिस्थिति हर इंसान के साथ आता है सर, तो परिस्थिति के अनुसार से बदलना सीखो, क्या दिक्कत है। आइए, कहता है एक तत्व का परमाणु भार 24 है। अब यहाँ पे गौर करना, परमाणु भार, परमाणु भार कितना है? 24 है, ठीक ना। फिर क्या बोला? नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है। अच्छा बाचिला 12 न्यूट्रॉन है, ठीक ना। हमसे क्या पूछा है? उसकी संयोजकता होगी। देखो यहाँ पे सबसे पहले गौर करना, हमें दिया हुआ न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है, परमाणु भार कहे तो द्रव्यमान, ठीक ना, हम इसको द्रव्यमान ही बोलते हैं, भार को ही द्रव्यमान ही बोलते हैं। तो हमको न्यूट्रॉन मालूम है, परमाणु भार मालूम है, हमसे क्या पूछा? संयोजकता पूछा। इसके लिए आप पहले परमाणु संख्या निकालिए, ठीक ना। तो परमाणु संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमाणु भार में से न्यूट्रॉन को माइनस कर दीजिए, यानी 24 में से 12 को माइनस करिए तो कितना बचेगा? 12। यानी परमाणु संख्या आ गया 12। तो अब 12 में कौन सा 12? जिस परमाणु संख्या 12 किसका होता है? तो 10, 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 न्यून, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम। यानी 12 नंबर में क्या होता है? मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। क्या लिखो? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैग्नीशियम 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और कितना? 2, 8, 2, अरे 10 दोबारा, ठीक है। हाँ 2, 8, 2। अब सोचो लास्ट में कितना है? तो 2, इसलिए इसका संयोजकता कितना हो गया सर? इसका संयोजकता कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक ना। इसका संयोजकता कितना हो गया? 2। लास्ट के बातम कक्षा के लास्ट वाला सेल में 2 ही आया ना, इसलिए इसका संयोजकता कितना हो गया? 2। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है तो मुझसे मिलिए, सारी दिक्कतें दूर हो जाएगा, ठीक ना। आइए अगला कहता है किसी तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है, इसकी संयोजकता होगी। अब तो देखो हल्का है एकदम, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है रे, हल्का है पूरा। नाभिक में 9 प्रोटॉन। अच्छा देखो यहाँ पे गौर करना, 9 प्रोटॉन चाहे 9 इलेक्ट्रॉन कहे, बात तो बराबर नु है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। इसमें 9 प्रोटॉन बोला। क्या बोला? 9 प्रोटॉन। इसका मतलब 9 इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक ना। क्या है? 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 7। कितना हो जाएगा? 2, 7। अब सोचना होना चाहिए 2, 7। अच्छा यहाँ पे क्या होता है? 2, 8, फिर यहाँ पर आगे बढ़ता है, होता है ना। तो ये 8 से कितना कम है? तो 8 से 1 कम है। 8 से कितना कम है? तो 8 से 1 कम है। अच्छा तो 8 से 1 कम है तो इसमें 1 जोड़ेंगे, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आ गया? 1 आ गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक ना। समझा कि नहीं समझा? अरे हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्ट्रक्चर होता है, देखो 2, 8, फिर आगे बढ़ता है 20, 24 ऐसे करके बढ़ते रहता है, ठीक ना। 2, 8, 18,
या फिर आप इस पे निकाल लीजिए SPDF 10वां में नहीं पढ़े थे, इसके पास कैपेसिटी 2 होता है, इसके पास 6 होता है, इसके पास कितना 10 होता है, इसके पास कितना 14 होता है। देखो अगर आप इस पे भी बनाइएगा ना तो SPDF पे भी बनाइएगा ना, देखो यहाँ पे 2 है, फिर इसके बाद कितना होनी चाहिए, अधिकतम कितना होनी चाहिए 6, लेकिन यहाँ पे है कितना 7, तो ये वो बाहर चला जाता, तो यहाँ पे होना चाहिए 6 लेकिन है 7, तो कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 1 हो जाएगा संयोजकता। अगर आप इस पे बनाइएगा 2 8 वाला पे, तो इस पे भी देखिए एगो कम है, तो इसलिए हमारा 1 संयोजकता। आइए अगला कहता है ना कि C2H6 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या है, इसको कमेंट करना पड़ेगा सर, इसको कमेंट करना पड़ेगा। ये मैंने कितने बार बताया है कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होगा, ऐसे केस में मैंने बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया हूँ। तेरे बिना जीना अब मुश्किल है, तेरे बिना खाना पीना वो भी मुश्किल है, तेरे बिना जाना आना वो भी मुश्किल है, तेरे बिना नींद नहीं आना वो भी मुश्किल है। आइए सर, है ना, दुनिया का हर चीज़ मुश्किल है प्यार में जी। आइए 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 चलाइए रे, आइए रे, आइए 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 आइए, पौआ पाँच आइए ना जी, पौआ 5 आइए, कहता है C2H6 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होगा, C2H6 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होगा। देखो सर, कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, C2H6 में कार्बन का प्रतिशत निकालने के लिए C का भार बट्टा C2H6 का अनुभार गुने 100%। समझा कि नहीं समझा। देखो C2H6 में कार्बन का प्रतिशत मात्रा निकालना है, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखना है, ठीक ना। फिर से मेरी बात सुनो, C2H6 में कार्बन का प्रतिशत मात्रा निकालना है, मैं बोल रहा हूं जिसका निकालना है उसको ऊपर चमकाना है, जिसका निकालना है उसको ऊपर चमकाना है और पूरा को बट्टा से भाग दे देना है और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देना है। आइए, अच्छा C2H6 का अनुभार क्या होगा, C2H6 का अनुभार, यही ना पूछा, C2H6 का अनुभार क्या होगा, यहाँ पे 2 है, गुना में कार्बन कितना होता है 6, इसका अनुभार कितना हो जाएगा 12 प्लस हाइड्रोजन 1 और 6 आएगा, ये 12 दूनी 24 और 6 यानी कितना हो जाएगा ये आपका 30। नहीं समझा। अरे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12, यहाँ पे है 2 गुना में, तो 12 दूनी हो गया 24, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या 1 ही होता है, यहाँ पे गुना में 6 है, तो 6 गुना में कर दिए हो गया 30। आइएगा, हमसे पूछा कार्बन का भार, ऊपर में होगा जिसका निकालना उसका अनुभार, तो कार्बन का कितना हो जाएगा, देखो C यही ना है कार्बन ये C2 ना है यहाँ पे जी। अरे एक कार्बन यहाँ पे C2 है ना, तो C2 कितना है यहाँ पे 24 होगा। अरे यही वाला ना C2 का है, ये वाला तो हाइड्रोजन का है, तो कार्बन का ये वाला है, तो कार्बन का कितना है 24, पूरा का कितना है 30, और अनुभार का परसेंटेज के लिए 100 से गुना, इसको ऐसे करो, इसको काटो 8 बार में, 8 दें के 80%। नहीं समझा, नहीं समझा जी, नहीं समझा, फिर से समझो। देखो पूरा का सबसे पहले अनुभार निकालो, तो पूरा का अनुभार यहाँ पे C2H6 था, तो देखो स्मार्ट बोर्ड बहुत जल्दी खरीदेंगे अब। C2H6 था, तो यहाँ पे देखिए C2, यहाँ पे कार्बन है ना, तो कार्बन का अनुभार कितना होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है इसका 12 होता है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। याद नहीं है तो देखोगे इसका वो बुक आता है, ठीक ना, ये वाला बुक में खोज लेना, देखो रासायनिक की भाषा, ठीक ना, पता चल रहा है रे बिड़ू भाई, हाँ इसमें दिया रहता है, ठीक ना।
आइए अब देखिए, तो यहाँ से इसको गुना कर देंगे, पूरा का अनुभार निकल गया ये वाला। अब जिसका अनुभार निकालना कह रहा था, कार्बन का अनुभार निकालिए, जिसका अनुभार निकालना उसको ऊपर चमकाना है। तो यहाँ पे कार्बन का भार, कार्बन का अनुभार कितना हो जाएगा, ये वाला कार्बन C2 है यहाँ पे। तो C का होता है अनुभार कितना 12, यहाँ पे 2 गुना में, तो 12 दूनी कितना 24, 24 ऊपर चिमका है। पूरा का अनुभार कितना है 30, परसेंटेज के लिए 100 से गुना 89% आ गया। आइए अगला कहता है ना, बेरियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, बेरियम कार्बोनेट का सूत्र होता है BaCO3, बेरियम कार्बोनेट का सूत्र होता है BaCO3। इस पे कितने लोगों का राय क्या है, आइएगा। अगला कहता है ना कि HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है। अच्छा, किसको, ये कौन कौन लोग बनाएगा, जो बनाएगा उसको मैं अपने शादी में बुलाऊंगा, वरना नहीं बुलाऊंगा। हाँ, तुमसे मुझे प्यार नहीं है, जो नहीं पढ़ेगा उसको खोपचा में देंगे। हाँ, तुम लोग का शादी कटवाएंगे, चला। हाँ, तो सब शादी करो ना, देखो हम कटवा देंगे, बेरोजगार रहेगा ना। देखो सर, ये ज़रूरी नहीं कि पढ़ लिख के सरकारी नौकरी ही करो, भविष्य में अच्छा करो। सबसे पहले अच्छा संस्कार सीखो, ठीक ना। इतना अपने अंदर ताकत पैदा कर लो ना सर, कि भविष्य में कभी भी मतलब पैसा के बिना मतलब कभी भविष्य में कुछ कर नहीं पाना, ऐसा मत बनना। इतना अपने अंदर ताकत भर लो सर कि पैसा आपके पास सोते रहिएगा तो भी आएगा। आइएगा, कहता है ना, तभी आपकी सर देखो ज़िंदगी में मैंने सर बहुत सारी चीज़ों को, इतना कम उम्र में इतना कैसे मैं मतलब अजीबो बातें भी कर लेता हूँ, सही बातें भी कर लेता हूँ। ये सब सारा परिस्थिति है सर। जो इंसान ज़िंदगी में परिस्थिति से नहीं झेला, वो इंसान कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, क्योंकि परिस्थिति से झेलिएगा तभी पैसा का कीमत समझिएगा। जिस दिन पैसा का कीमत समझ गए आप लोग, उस दिन भविष्य में कभी बेरोजगार नहीं घूमिएगा सर, ये मैं वादा करता हूँ। हाँ, तो परिस्थिति आना भी बहुत अच्छी बात है, इंसान को एक नया सीख देता है। हाँ, जब परिस्थितियाँ आती है तब तक एक इंसान को एक नया सीख देता है। जैसे कि मैंने अपने लाइफ में बहुत सारा चीज़ मैंने देखा, जब परिस्थितियाँ आई तब मैंने एक नया चीज़ को कोशिश करने की कोशिश किया, एक नया चीज़, और वो चीज़ मेरा सफल रहा। तो परिस्थितियाँ इंसान के साथ आता रहता है, और परिस्थिति आता तभी इंसान कुछ नया करने का सोचता है, वरना ऐसे सोचता है कि चलो दाल भात तो चल ही रहा है, तो दालें भात खेते रहा जीवा ज़िंदगी में, कि कभी मटनों पर ध्यान दे बे, अरे ना दे बारे बबुआ, देना देना देना। आओ, कहता है क्या, HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, मतलब ये वाला N का ऑक्सीकरण संख्या, ठीक ना। अच्छा, सबसे पहले ये बताना हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, कौन कौन बताएगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, ठीक ना। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, ठीक ना। ये मैं लिखा दे रहा हूँ, लिख लीजिए। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, -2 होता है। पूछा नाइट्रोजन का, आइएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे है कितना, +1 होता है हाइड्रोजन का, तो +1 लेंगे, प्लस देंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन का X मान लो प्लस, ऑक्सीजन है कितना, ऑक्सीजन का -2 होता है, और यहाँ पे 3 गुना में है, 3 गुना में कर दो = 0 कर दो। देखो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ याद रखना पड़ेगा सर। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। यहाँ पे H की जगह +1 दे दिए, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। यहाँ पे मैंने -2 कर दिया, यहाँ पे 3 गुना में था, 3 गुना में कर दिए। ये +1 है, ये X है, ये कितना -6 है बराबर 0। इसको करेगा तो X -5 होगा = 0, यानी X बराबर +5 होगा, ठीक ना। आइएगा, X किसको माने थे, N को माने थे, ठीक ना। X किसको माने थे, N को माने थे, तो N का ऑक्सीकरण संख्या +5 है, ठीक ना। N का ऑक्सीकरण संख्या कितना आया, +5। अपना ऑप्शन मिला लेना, मिल जाएगा। आइएगा, अगला कहता है ना सर, थोड़ी सी गौर करना वरना कुछ भी हो जाएगा। कहता अभिक्रिया के वेग में कमी लाने वाले पदार्थों, ठीक है, लाने वाले पदार्थों को कहते हैं
अभिक्रिया के वेग में कमी लाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? बड़ा महाधमाकेदार क्वेश्चन है सर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन से जब आपको लगातार मुलाकात होता रहेगा ना तो आपकी भविष्य चमकता रहेगा सर, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको सरकारी कॉलेज भेजने का उम्मीद करता है सर, ठीक ना। यही सब क्वेश्चन पे विश्वास रखना सर कि आपके एग्जाम में आएगा, वरना हल्का हल्का क्वेश्चन तो कोई करा देगा, ठीक ना। सिलेक्टेड क्वेश्चन सब कोई नहीं करा पाता है सर। देखो हल्का भारी क्वेश्चन दुनिया में कोई करा देगा, ठीक ना। मैं आपको बार बार आप सबको बोलता हूं कि कभी भी बड़ा चीज और बड़ा देख करके मतलब डरना नहीं, छोटा देख करके लड़ना नहीं, ठीक ना। पहचानना उसको मुश्किल होता है जो बीच बीचवा में रहता है सर, ठीक ना। तो हार्ड क्वेश्चन तो आपको कोई करा देगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन कोई करा देगा, लेकिन हल्का क्वेश्चन कोई करा देगा, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन सब कोई नहीं करा पाएगा, ठीक है ना। सिलेक्टेड क्वेश्चन को छांटने में टाइम लगता है, जो कि टीचर लोग मेहनत करना चाहता नहीं है, ठीक ना। आइए, कहता है ना क्या सर कि अभिक्रिया के वेग में कमी आने वाले पदार्थ को कहते हैं। देखो सबसे पहले गौर करना, अभिक्रिया के वेग में कमी, जब अभिक्रिया के वेग में कमी, अभिक्रिया के वेग में वृद्धि, देखो यहां पे गौर करना, जब अभिक्रिया के वेग में कमी होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक ना, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ओके, अब यहाँ पे गौर करो, देखो अभिक्रिया के वेग में कमी ऋणात्मक उत्प्रेरक, अभिक्रिया के वेग में वृद्धि तो धनात्मक उत्प्रेरक, ठीक ना। धनात्मक उत्प्रेरक। अब फिर से मेरा बात सुनो कि जब कहेगा अभिक्रिया के वेग में कमी ऋणात्मक उत्प्रेरक, अभिक्रिया के वेग में वृद्धि धनात्मक उत्प्रेरक, किसी प्रकार की दिक्कत इसमें? मैं पूछ रहा हूं दिक्कत, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि अभिक्रिया के वेग में कमी, तो मार देना घपसना ऋणात्मक उत्प्रेरक, जैसे खोपचा में चला है ना। आओ, अभिक्रिया के वेग में कमी, मार देना ऋणात्मक उत्प्रेरक, अभिक्रिया के वेग में वृद्धि, मार देना घपसना धनात्मक उत्प्रेरक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। तो अभिक्रिया के वेग में कमी ऋणात्मक उत्प्रेरक, अभिक्रिया के वेग में वृद्धि धनात्मक उत्प्रेरक। चलिए आइए अगला प्रश्न की तरफ आपको मैं बढ़ाता हूं। अगला प्रश्न कहता है ना कि जब तक मैं जीऊंगा तब तक तेरे साथ रहूंगा, मतलब ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, वही है। कहता है तेल सब दिन रहता है, तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया है। अच्छा, तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया है, थोड़ा सा गौर करना, ये भी बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है सर, एकदम फंसने वाला क्वेश्चन है जी, फंसने वाला क्वेश्चन है। तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया अभिक्रिया है। अच्छा, तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया, तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया, देखो तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विषामांगी, ठीक ना, विषामांगी उत्प्रेरक, विषामांगी उत्प्रेरक, ठीक, उत्प्रेरण। देखो जब कहेगा तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया विषामांगी उत्प्रेरण कहलाता है, ठीक ना। तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया विषामांगी उत्प्रेरण कहलाता है, ठीक ना। तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया विषामांगी उत्प्रेरण कहलाता है, ठीक ना। अगर बात करेगा सर कि समांगी उत्प्रेरण क्या होता है, विषामांगी उत्प्रेरण क्या होता है, तो विषामांगी उत्प्रेरण जो होता है वो तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विषामांगी उत्प्रेरण, ठीक ना। क्या कहते हैं? विषामांगी उत्प्रेरण। ओके, लेकिन अगर बात करेगा समांगी उत्प्रेरण क्या होता है, तो समांगी उत्प्रेरण जो होता है, लिख लो इसको, नोट देकर के लिख लो, समांगी उत्प्रेरण जब किसी, अरे लिखते जाओ, जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक एवं
उत्प्रेरक की परवस्था परवस्था, ठीक ना। उत्प्रेरक की परवस्था का मान, परवस्था मतलब पीएच मान, ठीक ना। परवस्था का मान 1 अर्थात P = 1 होता है, उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। फिर से गौर करो, देखो कहता है समांगी उत्प्रेरण क्या है, तो जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक और अभिकारक और उत्प्रेरक की परवस्था का मान 1 अर्थात P = 1 होता है, उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक ना। आइएगा इसको डैश दे करके लिख लो रे, नोट में लिख लो इसको, समांगी उत्प्रेरण भी पूछ देता है। आइएगा अगला कहता है ना सर, थोड़ी सी गौर करना, अगला प्रश्न कहता है ना C12H22O11 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है। C12H22O11, अच्छा C12H22O11 का रासायनिक नाम क्या है, ये किसका सूत्र है? C12H22O11 किसका सूत्र है रे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना रे बबुआ, वरना एक गिलास में घोर के पिला देंगे। हाँ करोगे? अरे प्यार करोगे क्या? सर करेंगे। क्वेश्चन बनाओगे क्या? चल बनाएंगे। शादी करोगे सर? हाँ करेंगे। बेवकूफ सब ये सब में कितना कस का अट्रैक्शन होता है। ये सब देखो अभी बोल लेते हैं, चला जिस दिन मेरा शादी हो जाएगा इस ये सब बात बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, है ना। लग रहा है कि 4-5 साल में शादी हो ही जाएगा। ग्रेजुएशन फाइनल होने के बाद शादी हो ही जाएगा ना। अब मैंने ग्रेजुएशन फाइनल क्या मतलब लग रहा है 2-4-5 साल में, लेकिन 5 साल तक में शादी हो जाएगा मेरा, वो पक्का है। कहता है C12H22O11 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है। देखिए C12H22O11 ये किसका सूत्र होता है, इसको कमेंट कर दो, किसका सूत्र है। चलिए इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। कहता है अरे सबका कसम है, मेरा कसम है, चला इसका कमेंट करो, जो आता है गलत आता है गलत से, सही आता है सही से। अब इसका कह रहा है क्या ऑक्सीकरण संख्या होगा, कहता है कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या, मतलब ये वाला कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या हमसे पूछा है। अच्छा हाइड्रोजन का, अभी जस्ट मैं आपको पढ़ाया हूं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। अभी जस्ट मैं आपको पढ़ाया हूँ, लिखाया हूँ, समझाया हूँ। पूछा है कार्बन का, तो C का मान लो x, तो x गुने कितना है 12 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना होता है +1 और गुने कितना हो जाएगा 22 अब प्लस ऑक्सीजन का कितना -2 और गुने कितना -2 और गुने कितना 11। आइएगा अब इसको करिएगा तो ये 12x, इसको करिएगा तो +22, इसको करिएगा तो -22 बराबर कितना 0 कर दो, है ना। आइएगा इससे गला खोपचा में, अरे +22 -22 गला खोपचा में, ये 12x बराबर 0 यानी x बराबर 0/12 और 0/12 कहे तो 0 यानी इसका आंसर क्या आ गया 0, यानी कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है 0, ठीक ना। अब मेरा बात है ना सर कि यहाँ तक आपका किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा, लेकिन अब जो है ना केमिस्ट्री का क्लास खत्म, तो अंत भला तो सब भला। अभी लगातार महामैराथन क्लास चलता रहेगा सर, अब आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा जिस तरह से मैं चला रहा था पहले, ठीक ना। तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा सर। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों के पास बता देना और कॉमेंट करके सभी को शेयर कर देना सर, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, लव यू। और मेरा इंस्टा ID से भी जुड़ जाइए आप लोग, फेसबुक से जुड़ जाइए, सारे अपडेट आपको मिलता रहेगा, ठीक ना सर। थैंक यू, लव यू।